देश में कोरोना से मुक्त हुए हम लोग काफ़ी समय हो गया है और अच्छी बात है और हम सब लोग अपने पुराने काम-धंधे में लौट आए हैं। लेकिन इधर जब रफ़्तार काम-धंधे की बढ़ रही है, दुनिया की बढ़ रही है, हम लोगों की बढ़ रही है, हमारी रफ़्तार रोकने के लिए एक और कोशिश शुरू हो गई है। ये कोशिश फिर एक वायरस ने की है और इसका नाम है मंकी पॉक्स और मंकी पॉक्स ने दिल्ली के एक मामले समेत देश में अब तक 4 मामले हो चुके हैं और ये 4 मामले आपको डराने के लिए पर्याप्त हैं। खासतौर से तब जब डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल आपातकालीन देश के लिए आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है और कहा है इससे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मामला है कि दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनको बहुत सतर्कता रखनी चाहिए ताकि ये बहुत बढ़ने ना पाए। दरअसल इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं लेकिन जो इसका कारण ये है एक जो सबसे बड़ा जो चेहरे पे सामने से नज़र आकर के पूरे बदन में नज़र आता है, चकत्ते दिखते हैं और वो दिखने के अलावा उसके भयावह रूप को दर्शाता है। मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं देश के जाने-माने पैथोलॉजिस्ट, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत नमस्कार कि आपने से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो ये आपसे बात करके हमेशा हम लोग थोड़ा राहत में होते हैं, जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूँ आपके लिए। लेकिन इस बार लगता है कि मामला इतना नहीं है और ये ठीक है कि मामले अभी 4 हैं, बाद में हालत क्या होगी, क्या नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता। देश भर विश्व में 16,000 इसके मामले हैं। अब आप इसकी गंभीरता और क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको बताने का कष्ट करें। डॉक्टर साहब आप प्लीज़। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे फिर याद किया। मैं फिर आपको कहूँगा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये वायरस एक पॉक्स वायरिडी ग्रुप का है, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, काऊ पॉक्स, कैमल पॉक्स, बफेलो पॉक्स, ये सारे इस तरह के वायरसेस होते रहते हैं और एनिमल के अंदर काफ़ी कॉमन है और डिजीज़ भी होती है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो साइंस की हेल्प की वजह से हम इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर ख़त्म कर पाए, स्मॉल पॉक्स, और उसी का एक ग्रुप है मंकी पॉक्स। ये सबसे पहले मंकी के अंदर निकला और लेबोरेटरी के अंदर, तो इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। अदरवाइज ऐसा ना सोचें कि ये मंकी के संपर्क में आने से या उसके काटने से होगा। अगर वो इन्फेक्टेड है, डेफिनेटली कोई भी एनिमल है तो हो सकता है। हम काऊ पॉक्स के संपर्क में आएंगे तो वो हमारे को हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये पॉक्स वायरिडी है, हम इससे काफ़ी सालों से इसको हम देख रहे हैं और ये कॉमनली अफ्रीकन कंट्रीज में मिला और ये पिछले कहना चाहिए 60 साल से वहाँ पर कई इस तरह के एपिडेमिक हुए, जो सेंट्रल अफ्रीका है और वेस्टर्न अफ्रीका है, और वहीं पर ये एनिमल के अंदर मिलता भी है। ऑल्दो अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसका नेचुरल रिजर्वायर क्या है जिसमें ये हमेशा रहता है। लेकिन जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है तो फिर ये आउटब्रेक में होता है। अब ये इस बार क्या हुआ कि ये दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हुआ, जिसमें हमारे यूरोप है और अमेरिका है, और अब आज की तारीख में 74 कंट्रीज है जहां पर इसके केस हो चुके हैं। जैसा आपने बताया 16,000 17,000 के करीब केस हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें डेथ नहीं है, बहुत ही कम, कुल मिला के 4-5 डेथ हैं। तो डेथ ना होने से काफी एक वो मिलता है, हौसला मिलता है कि हमें इतना चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात सिर्फ ये है कि ये आपको बीमार करेगा। बीमार करने के बाद में अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, या कहना चाहिए आपकी और कोई इन्फेक्शंस आपके हैं, तो आपको ये सीरियस हो सकता है। और कुछ लोगों के अंदर पाया गया है कि ये मेनिंजाइटिस या न्यूमोनाइटिस करता है।
और अगर ये फेस पर होता है, जैसे फेस पे इसके, जैसे आप बता रहे थे कि चित्ते होते हैं, लेकिन जो रैश होते हैं या फिर दाने होते हैं, अगर वो आंख के अंदर हो, जैसे मुंह के अंदर भी होते हैं, जीभ के अंदर सबसे पहले इसमें छाले पड़ते हैं, या फिर आपको दाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो उस वक्त में ये देखा गया कि उसकी आंख भी खराब हो सकती है, जा सकती है, तो अंधापन हो सकता है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। लेकिन आज की तारीख में अभी 4 केस है, जैसे आपने बताया, सस्पेक्टेड हो सकते हैं। हमारे सामने चुनौती यही है कि स्किन के इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत होते हैं, माल न्यूट्रिशन भी बहुत है, और वॉर्म इन्फेस्टेशन भी बहुत है। तो इन सबको मिलाकर हमारा जो देश है वो एक ससेप्टेबल हो जाता है इस बीमारी के, और इसलिए हमारे को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि जिससे ये ज्यादा से ज्यादा फैले ना, और हम इसको कंट्रोल कर पाए। अच्छी बात यह है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि कोरोना से अभी हम जूझ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो उपाय हैं जिसको हम कहते हैं कि कोरोना से हम बच पाए, वही सारे उपाय अगर हम इस पर भी लगाएं तो हमारा ट्रांसमिशन काफी हद तक रुक सकता है। यानी कि जो लोग अगर आप उपायों की बात कर रहे हैं, जितनी हम सावधानी बरता करते थे स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य सफाई को लेकर के करते थे, हाथ धोने को लेकर के करते थे, हाथों में जो साफ रखने की प्रक्रिया लंबे समय तक करते आए हैं, मास्क लगाने को लेकर करते थे, वो सब हम लगभग भूल चुके हैं जब तक सरकार का डंडा नहीं चलता है। और जब डंडा कनॉट प्लेस ऐसी जगह पे चलता है तब फिर याद आता है कि हमको लगाना है, मास्क लगाना है, या अस्पताल जाने पे लोग लगाते हैं इसको देख करके। अगर हम ये लागू करें तो इसको ठीक से रोक सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्योंकि जूनोटिक बीमारी है और इस समय बारिश का मौसम है, देर दुरुस्त आ रही है धीरे धीरे बारिश, तो इस समय शायद ज्यादा खतरनाक हो सकती है या ज्यादा रफ्तार से, मल्टीपल रफ्तार से बढ़ सकती है। ये वैसे इसका कोई बारिश से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है कि कितना हम लोग आपस में रहते हैं, कितना क्लोज ओवर क्राउडिंग है, और कितना हम साफ सफाई रखते हैं जैसे आप कह रहे हैं, या फिर ये एक और चीज में देखा गया जो ट्रांसमिशन है इसका, किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको बुखार होता है, उसके बाद में उसके जो ग्रंथियां होती हैं जिसको लिम्फ नोड कहते हैं वो बढ़ जाते हैं, दर्द होता है उसमें, और फिर खांसी जुकाम भी उसको होता है, और मसल्स एक होते हैं, और फिर आपके शरीर पर दाने शुरू होते हैं। तो पहले दिन से 5वें दिन तक आपके दाने काफी ज्यादा हो जाते हैं, और फिर वो 1 महीने तक चलते हैं। इसमें क्या है कि जब उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो आपके ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये उसी तरह से फैलता है जैसे कोविड का था कि आपके ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैल रहा है, या हम उसको छूने, हम जब उस पेशेंट को हम छूते हैं या हम उसके बहुत करीब आते हैं तब इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन ये देखा गया, जो अभी बहुत सारे केस हमारे यूरोप में हुए हैं या फिर यूएई में हैं, वो समलैंगिक सेक्स करने से या जो कमर्शियल सेक्स वर्कर है उनके पास में जाने से ये इनके मामले बढ़े हैं। तो एक जो ट्रांसमिशन रूट है ये बढ़ गया है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है इससे, और अपना पेट में बच्चा होता है, माँ अपने इन्फेक्शन को बच्चे को फैला सकती है। तो कुल मिला के हम कहें कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो कई रूप में होता है। ऐसा कोई केस देखा नहीं कि जो जानवर हमारे घर के अंदर है उनसे इन्फेक्शन हो, जैसे हमारे कुत्ता है, बिल्ली है। जो जानवर इसमें पाए गए वो स्क्वेरल है या रैट हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, उसके संपर्क में आने से या काटने से, या इवन मंकी अगर इन्फेक्टेड है उसके काटने से। लेकिन घर के घरेलू जो जानवर हैं उनसे इन्फेक्शन के मामले नहीं देखे गए। क्या देखा गया कि जो इन्फेक्शन हमारे को है, अगर उसी में हमारा जो बिल्ली कुत्ते हैं उसको भी इन्फेक्शन हम कर सकते हैं,
तो हमें चाहिए कि हमें उनको थोड़ा अलग रखना है। अदरवाइज ऐसे कोई केस हमने देखे नहीं कि जो वो एनिमल से, जो हमारे घर के एनिमल हैं, उनसे इन्फेक्शन होता हो। जब तक कि ये किसी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, हमारे को इन्फेक्शन लगने के बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए आज की वक्त में ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका कांटेक्ट कहाँ हुआ है। अगर वो बाहर के देश से यहाँ पर आया है तो एक ये रिस्क है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जिसको स्किन इन्फेक्शन हो, तो हम उसको मान के चलते हैं कि शायद इसको ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसे ही उसको हो गया तो या मॉन्की पॉक्स के लक्षण उसमें हुए हैं, तो बड़ी हमारे लिए एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ये बड़ी गंभीर चिंता हो जाती है कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। और यही उसको ही खत्म करने के लिए इसका कांटेक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि इन्फेक्शन के रूट हमेशा मिलती है कि वो कहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी इशू कर दी है, और हर सस्पेक्टेड केस को, कहाँ सस्पेक्टेड केस होंगे, आपके हॉस्पिटल में जो स्किन के इन्फेक्शन आते हैं वहां पर मिलेंगे, मेडिसिन में मिलेंगे, बच्चों के अंदर मीजल्स के केस होते हैं उसमें मिलेंगे। तो वहीं पर सस्पेक्ट करके उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखें या फिर हम उसको सेंड करें, उसके जो सैंपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका डायग्नोसिस अभी हमारे देश में हो गया है शुरू। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हम उसका नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं, या स्किन के जो वो जो निकले हैं, दाने निकले हैं, उनके हम क्रस्ट या उनको उनका स्वैब लेकर, और हम NIV जो पुणे के अंदर हमारा ICMR का लैब है उसमें भेजते हैं, और उससे पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। और उसकी रिपोर्ट अब बहुत जल्दी आ जाती है, विद इन 2-3 डेज के अंदर आ जाती है। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट इस प्लान में है कि जैसे केस बढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे और हॉस्पिटल के अंदर भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही जगह पर रखा है इसको। तो डायग्नोसिस इसका इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो भी हमें मालूम है। तो हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसका प्रिवेंशन की तरफ सोचें, और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अस्पतालों में जैसा कि आपने बताया कि स्किन डिपार्टमेंट के आसपास या वहाँ इसके फैलने की आशंका होती है, तो क्या सभी अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वहाँ उनसे हो रहे, या सामान्य तौर पे जो हम लोग कहते हैं जैसे छोटी माता होने का या जो चेचक स्मॉल पॉक्स होने का जो होता है, उसमें भी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और तत्काल जांच कराने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में अगर ये कोई भी स्किन के लीजन है तो वो ऐसा नहीं है कि मंकी पॉक्स ही होगा, वो चिकन पॉक्स भी हो सकता है, मीजल्स भी हो सकता है, शेंक्राइड होता है, और हर्पीज के ऐसे लीजन्स देखने को मिले हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आप घर पे बैठ के सोचें कि नहीं ये तो एक छोटी माता है, या फिर ऐसे ही जैसे घरों में मानते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि उस घर से फिर वो उनके घर वालों को इन्फेक्शन हो, फिर औरों को इन्फेक्शन हो, तो एक वो एपिडेमिक बन सकती है। तो जैसे ही घर के अंदर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम होती है, वो डेफिनेटली हॉस्पिटल या डॉक्टर को बताए, क्योंकि हम सब मिलकर ये मान के चलें कि हमें रिपोर्ट करना है, और इस डिजीज को हम कितना फैल रहा है उसको जांचते हुए उसको कंट्रोल करना है। और हर व्यक्ति का इसमें रोल आ जाता है कि वो गवर्नमेंट को बताए कि मेरे को इन्फेक्शन है, जिससे कि उसके आंकड़े पता चलते रहें और उस पर हम कंट्रोल मेजर्स ले सके। कुछ कंट्रोल मेजर्स हम खुद ले सकते हैं, जैसे अगर आपके घर में है तो ये सलाह दी गई है कि आप घर में ही रहें। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं तो
ये सलाह ये गाइडलाइंस आ चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि दिल्ली के अंदर लोकनायक हॉस्पिटल को उन्होंने घोषित कर दिया है कि आप हर सस्पेक्टेड केस को वहां पर एडमिट कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल सफदरजंग में भी एक इस तरह की प्रोविजन कर दिया है, हमने एक अलग से वार्ड बना दिया, मंकी पॉक्स वार्ड। तो इस तरह के केस को हम अलग रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, तो हम चाहते हैं कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना कम से कम डायग्नोसिस कराए उसको, और वो काउंसलिंग ले कि हम कैसे इससे बच सकते हैं अपने घर में, और अपने परिवार को हम कैसे बचा सकते हैं। और मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, जैसे हम कोविड में करते रहे हैं, उसी तरह से उसको अलग घर के अंदर रखना है, कमरे के अंदर, और उसके संपर्क में कोई ना आए, और उसकी जो लेनिन है, उसका जो बेडिंग वगैरह सब कुछ अलग रखे, वो कोई दूसरा ना छुए, अगर छुए तो ग्लव्स पहन के छुए, हाथ को साबुन से धोता रहे, पूरी सफाई रखे, उसके जो बर्तन है अलग रखे। तो हम काफी हद तक उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें इम्यूनिटी का कितना लेना देना है? मतलब जैसे कि हम लोग पहले कोरोना काल में इम्यूनिटी को लेकर बहुत सतर्क रहते थे, लोग अपने अपने तरीके से देशी विदेशी दवा वगैरह वगैरह लेते रहते थे, या विटामिन लेते रहते थे। इसमें कितनी सतर्कता रहनी चाहिए, या आम आदमी को कितना सतर्क रहना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो इशू हैं। एक तो ये कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसा मैंने बताया कि अगर वो मालन्यूट्रिशन है या फिर उसको ऑलरेडी इन्फेक्शंस हैं, तो आपको स्किन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो चांसेस आपके कम होंगे। दूसरा ये कि अगर आपको पहले कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो पॉक्स से रिलेटेड है, जैसे चिकन पॉक्स नहीं, पर काउ पॉक्स है या कैमल पॉक्स है, या फिर स्मॉल पॉक्स आपको हुआ है, पहले अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ है, या फिर आपको काउ पॉक्स हुआ है या कैमल पॉक्स, कोई भी इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ है, तो ये देखा गया कि उनके अंदर इम्यूनिटी बनती है और वो लाइफ लॉन्ग होती है। ये भी देखा गया कि जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा था, जो कि ज्यादातर हमारे जितने लोग 80 से पहले 1980 से पहले पैदा हुए, उन सबको स्मॉल पॉक्स का टीका लगा है। तो उनके अंदर देखा गया कि ये जो मंकी पॉक्स है, या तो वो नहीं होगा, अगर होगा तो उसका जो सीवियरिटी है बहुत कम होगा। ऐसा नहीं देखा गया पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात देखें, तो उनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है पर कम हुआ है, या बहुत ही माइल्ड रूप में हुआ है। तो ये जो इम्यूनिटी, क्रॉस इम्यूनिटी इसमें मिलती है कि अगर एक भी पॉक्स वायरस से आपका एक्सपोजर होता है, या फिर आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो आपको दूसरे पॉक्स में आपको फायदा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी बूढ़े लोग हैं, या कहना चाहिए जितने भी हमारे 80 से पहले पैदा हुए हैं और जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लग चुका है, वो काफी सेफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बिंदास आप घूमे, आपको फिर भी सतर्कता रखनी है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप इन्फेक्शन जरूर फैला सकते हैं। जो बच्चे या जो लोग 80 के बाद में पैदा हुए हैं, वो उनके अंदर ज्यादा खतरा है, और बच्चों के खास तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने नवोदय अपनी बात को साझा किया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।